नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की वीवीआर मिसाइल्स को लेके है। अब सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की अभी जो स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल है वो R-77 मिसाइल है, जिसको अभी धीरे धीरे अस्त्र मिसाइल से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है। अस्त्र मिसाइल की जो मार्क 1 वेरिएंट है उसकी अभी लगभग 50 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है और अभी एडिशनल 250 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। लेकिन अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वर्जन की बात करें तो ये हमें कोई खास फायदा नहीं देने वाला है। भले ही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात करें तो ये वर्तमान की R-77 के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है और पाकिस्तानी एयरफोर्स की एमराम C-5 मिसाइल से या चाइनीज ऑरिजिन ST-10 मिसाइल से भी आसानी से काउंटर कर सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो हमें वर्तमान के अस्त्र मिसाइल के मुकाबले बेहतर मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि चाइना की PL-15 जैसे मिसाइल को काउंटर कर पाएगा। अभी DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स में 2 नए इंडिजिनस मिसाइल शामिल होने वाले हैं, जिसमें से एक अस्त्र की मार्क 1 वर्जन और दूसरी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वर्जन होने वाला है। पहले ही इसके बारे में कुछ अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि इस मिसाइल की जो रेंज होने वाली है वो लगभग 160 से 180 किलोमीटर के बीच होने वाली है और ये ऑलमोस्ट चाइनीज PL-15 मिसाइल को आउट मैच करने वाला है, क्योंकि हाल ही में पब्लिक डोमेन में चाइनीज ओरिजिन PL-15 मिसाइल की एक ऑफिशियल पोस्टर लीक हो गया था, जिसमें इसकी रेंज 145 किलोमीटर बताया गया था। अभी DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वर्जन की कुछ यूनिट की फैब्रिकेशन वर्क को कर रहे हैं, जिसके बाद इसकी कैप्टिव ट्रायल और उसके बाद सेपरेशन ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद 2022 की शुरुआत में ही इसके इनिशियल ट्रायल को शुरू करने की बात की गई है और कुल मिलाकर अस्त्र मार्क 2 वर्जन की 10 से 12 ट्रायल को कंडक्ट करने का प्लान किया गया, जिसको बस 2 सालों के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद 2024 के बाद इसको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी DRDO की तरफ से SFDR टेक्नोलॉजी को बेस करके एक मिसाइल को यानी कि अस्त्र की मार्क 3 वर्जन को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसकी ट्रायल शुरू करने में हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है और इसकी पहली ट्रायल्स को 2024 से 2025 के बीच ही करने का एम रखा गया है। अभी DRDO की तरफ से इसकी डिज़ाइन को लेके कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके बाद 2022 में ही इसकी ग्राउंड ट्रायल को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। इसके अलावा अभी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भी तेजस में इस्तेमाल करने के लिए क्लियर किया जाने वाला है और 2022 की पहली क्वार्टर के अंदर ही तेजस में अभी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। हालांकि इसको इसी साल दिसंबर से पहले ही टेस्ट करने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा डिले हो गया है। इसके लिए अभी पहले तो अस्त्र मिसाइल की डमी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको तेजस में इंटीग्रेट करके इसकी फ्री फॉल और कैप्टिव ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद अगर सब कुछ सही रहेगा तो आगे चल के सीधे तौर पर अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वर्जन को तेजस में इंटीग्रेट करके फायर करने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेके है। अब सब जानते हैं भारत की तरफ से जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया था उस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लेम किया गया था कि इसमें पाकिस्तान के लगभग 300 से 350 सुअर मारे गए थे, जबकि इस बात को लेके पाकिस्तान की तरफ से आज तक स्वीकार नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से शुरू से ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो बम्स गिराए गए थे उससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ था और पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक इससे बस कुछ पेड़ वगैरह उखड़ गए थे और कुछ कौवे वगैरह मर गए थे, जिसके सिवा पाकिस्तान कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अभी डॉन की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक सिविलियन ऑफिसर यानी कि लेक्चर को अभी लगभग 2 साल और 8 महीने की सजा सुनाई गई थी और ये सजा किस वजह से सुनाई गई थी ये जानकर आपको हैरानी होने वाली, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लेक्चर हाफिज फारूक अहमद खान को अभी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के जुर्म और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया गया है, जिससे दुश्मन देश को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। अब बात ऐसी है कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया जाने लगा, तो इस अवसर पर हाफिज फारूक अहमद खान ने अपने एक स्टूडेंट को कॉल किया था जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे और उनकी बातचीत के दौरान पहले तो हाफिज की तरफ से उस पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलट को इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराने की बात को लेकर बधाई दी गई थी। लेकिन इसी बीच जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट थे उन्होंने बताया था कि कल रात को जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया था उसमें 30 नहीं बल्कि 350 लोग और हमारे भाषा में सुअर मारे गए थे
और तब हड़बड़ी में जब ये बात क्लियर नहीं हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स के कौन से फाइटर गिरे थे या पाकिस्तानी एयरफोर्स के कौन से फाइटर गिरे थे, इस खुशी में फारूक साहब ने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को लगभग अपने 61 कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड कर दिया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट को मार के गिरा गया था और कल हमारे जो 350 लोग मारे गए थे उसका हमने बदला ले लिया था। बाद में इसी क्लिप को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस विंग की तरफ से ट्रैक करके डिलीट कर दिया गया था और अभी जब फारूक साहब के ऊपर केस चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि वो एक्साइटमेंट में आके इस ऑडियो को सेंड कर दिए थे, वरना अपने देश के साथ गद्दारी करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो इस वजह से अभी उनकी जो सजा थी उसको 8 महीने कम कर दिया गया। लेकिन बात यह कि इस बात से ये साफ हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो क्लेम किया गया था वो बिल्कुल सही था कि उस दिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किया गया था उसमें कम से कम 300 से 350 सुअर मारे गए थे और इस बात को आज तक पाकिस्तान की तरफ से स्वीकार नहीं किया जा रहा। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अस्ट्रिया एरोस्पेस नाम की कंपनी की तरफ से इंडियन आर्मी को यूएवीज को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया था, जिसमें अस्ट्रिया एरोस्पेस की तरफ से अपनी सिग्नस A10 ड्रोन्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाने वाला है। ऐसे 40 ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जो कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी कीमत लगभग 23 करोड़ के आसपास बताई गई थी। अब ग्वालियर ड्रोन मेला जिसे अभी MITS की कैंपस में कंडक्ट किया जा रहा था, उसमें अभी अस्ट्रिया एरोस्पेस की तरफ से अपनी A200 XT ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था। ये ड्रोन्स भारत के पहले माइक्रो ड्रोन कैटेगरी के ड्रोन होने वाले हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये 200 XT ड्रोन की बात करें तो ये ड्रोन लगभग 40 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं और इसमें एक 10x ऑप्टिकल जूम कैपेबल कैमरा लगाया गया है। साथ ही इसमें डे नाइट और थर्मल कैमरा ऑप्शन भी मौजूद है। इसका वजन बस 3 kg के आसपास है और इसमें ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग जैसे फीचर भी दिया गया, जिससे इसको ऑपरेट करना और भी आसान होने वाला है और लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान होने वाले एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसे बोथ मिलिट्री और सिविलियन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब छोटे होने की वजह से इसको कैरी करना भी काफी आसान होने वाला है और ये लगभग 120 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें एक ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल डिटेक्शन और अवॉइडेंस सिस्टम भी दिया गया है, जो कि इसको क्रैश होने से बचाने वाला है और अभी इसको वो इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑफर करने वाले हैं। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। अब सबको पता होगा कि भारत अभी 2022 में अपनी गगनयान मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि फिलहाल थोड़ा लेट होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में फैली चाइनीज रायते की वजह से गगनयान मिशन की प्रिपरेशन थोड़ा धीमा पड़ गया था। और अभी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक गगनयान मिशन में अभी लगभग 500 से ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व हैं और अभी इसको जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2022 में हमारी पहली 2 अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद फाइनली 2023 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब गगनयान मिशन के अलावा अभी इसरो की तरफ से कुछ बहुत बड़े मिशन पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें से एक तो हमारी चंद्रयान 3 मिशन होने वाली है, जिसे 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा और साथ ही इसरो की तरफ से अभी 2023 में ही वेनस मिशन को लॉन्च करने की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन को भी 2023 में ही लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। इसके बाद अभी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया गया कि भारत की तरफ से अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद आगे चल के अपनी एक स्पेस स्टेशन को भी लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही भारत की तरफ से अपनी खुद की एक स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसको 2023 के आसपास इसरो की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।